परम विद्वान और इस कार्यक्रम के प्रस्तोता डॉक्टर विनय त्रिपाठी हैं, जिन्होंने ऐसा हिंदी के प्रति स्नेह और अनुराग अर्पित किया है और ऐसा कार्यक्रम रखा है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ और शिक्षा जगत के भीष्म पितामह और सूर्य के समान देदीप्यमान होने वाले ऊर्जावान अग्रज जयप्रकाश त्रिपाठी जी को मैं नमन और वंदन करता हूँ। पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों, बंधुओं, मित्रों, सबको मैं नमन और वंदन करता हूँ। और आज का यह विषय है कि हिंदी दिवस, हिंदी का विकास और विन्यास कैसे हो। इस संदर्भ में चलता इनका हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में अभी डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी ने आप सबको बहुत कुछ बताया। तरह तरह के ज्ञान, विज्ञान और देश, भाषा इत्यादि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ समझाया और प्रभावित किया कि लिपियों के संदर्भ में बताया। आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस पर 14 सितंबर 1953 को नेहरू जी ने संविधान सभा में पास किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान मिले, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हुआ और हिंदी दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाए जाने का ही कार्यक्रम रखा गया। भाषा से ही देश का विकास होता है। जिस देश की भाषा जितनी समृद्धशाली होगी, जितनी श्रेष्ठ होगी, उतना ही देश का विकास संभव होगा। हिंदी दिवस पर अपने ही हिंदी राजभाषा हो, हिंदी राष्ट्रभाषा बने, इस संदर्भ में अपने ही माननीय मंत्री लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश का विकास हिंदी राजभाषा बने, सारे कामकाज राजभाषा हिंदी में हो, क्योंकि इससे उनका बहुत बड़ा अहित समझ में आता है। वो चाहते हैं कि हिंदी भाषी, हिंदी जानने वाले अगर सारा राजकार्य हिंदी में होगा तो उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है वह लोग समझ जाएंगे। इसलिए आज हिंदी में यह कार्य नहीं हो रहा है। हिंदी को राजभाषा न होने के लिए विशेष रूप से जो है मैं उन माननीय मंत्रियों को, उन माननीय अधिकारियों को ही जिम्मेदार समझता हूँ जो आज तक बने रहे हैं। हिंदी का विरोध स्वतंत्रता के पश्चात सबसे अधिक जो है सहयोग गांधी जी ने किया। उसके पश्चात बंगाल से और दक्षिण भारत से आवाज आई कि हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा न बने, क्योंकि उस समय सबसे अधिक जो है समृद्ध बांग्ला भाषा थी। बांग्ला भाषा में ही तमाम लोग लेख लिखते, बांग्ला भाषा में समृद्ध साहित्य का प्रचुर व्यवस्था थी। इस पर जो है गांधी जी ने कहा था कि हिंदी में कोई टैगोर नहीं है। यह बात सभी जानते हैं कि इस विषय पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विरोध किया कि नहीं, उन्होंने कि ऐसी कोई बात हिंदी में भी टैगोर से कम नहीं है। तो अंत में गांधी जी को भी यह मानना पड़ा। हिंदी भाषा लोक व्यवहार की भाषा है, सरल सहज है। हिंदी संस्कृत से निकली हुई है और इसीलिए हिंदी को जो है वह संस्कृत को उसकी माँ कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि जो अपनी माँ को असहाय, निरुपाय छोड़ दे और दूसरे भाषा की सेवा करे
उसे प्रायश्चित करने में कितना दुख होगा, करना होगा, यह महर्षि याज्ञवल्क्य ही बताएंगे। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक विदेशी इंजीनियर था, डॉक्टर कामिल बुल्के, जिन्होंने राम कथा पर शोध किया और राम कथा पर अनेक पुस्तकें लिखी। इतना व्यापक प्रचार प्रसार किया उतना शायद ही भारत के लोग किए होंगे। उनके मरने के पश्चात कामिल बुल्के को 1984 भूषण पुरस्कार मिला। इस प्रकार से डॉक्टर कामिल बुल्के मृत्यु से पूर्व यह कहे थे, अपने परिवार में बोले थे कि मेरी अगर मृत्यु हो तो मेरी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाए। इस प्रकार से मित्रों, हिंदी में जो आज लेखन कार्य चल रहा है वह संस्कृत निष्ठ लेखन कार्य है, और संस्कृत निष्ठ लेखन कार्य कठिन होता है और कठिन शब्दों का प्रयोग जीवन तक, जन सामान्य लोगों तक समझने में असुविधा होती है। इससे बेहतर यह होगा कि सरल भाषा में, हिंदी की सरल भाषा में लिखा जाए, जिससे कि हिंदी का विकास ज़्यादा हो। 20वीं शताब्दी में हिंदी का कार्य क्षेत्र भारत से भी आगे बढ़ा। विश्व के 180 से अधिक विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग खोले गए। वहाँ पर भी हिंदी में तरह तरह के लोग पीएचडी कर रहे हैं और लेखन जो हमारी सोच है वह उन्नत हो, और हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा पूरे देश की राजभाषा बने। हम सभी का यह दायित्व है कि हिंदी राजभाषा स्थापित हो और उसे वह भाषा का गौरव मिले। मित्रों, यह देखा गया है कि कोई भी देश का विकास या विन्यास तब होता है जब उस देश की भाषा समृद्ध हो। 3 पहचान होते हैं किसी देश के विकास और वहाँ के जनतंत्र की व्यवस्था, और विकास के लिए 3 व्यवस्थाएं होती हैं। तीन चीज़ें आवश्यक हैं। पहली है वहाँ की राष्ट्रभाषा, दूसरा नंबर है वहाँ का राष्ट्र चिन्ह, तीसरा नंबर है वहाँ का राष्ट्रध्वज। तो मित्रों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान ये तो हमारे यहाँ है, लेकिन राष्ट्रभाषा आज भी चौराहे पर खड़ी हुई भीख सी मांग रही है। इस पर मैं अपनी 2-4 पंक्तियाँ आपको ज्ञापित करता हूँ कि भारत की राष्ट्रभाषा मांगे भीख खड़ी चौराहे पर, भारत की राष्ट्रभाषा मांगे भीख खड़ी चौराहे पर। आज़ाद देश तो हुआ मगर भाषा आज़ाद नहीं हो पाई, चलती है हर जगह आज भी अंग्रेजी की तानाशाही। बग बग करते हैं वकील जज का मुंह हम ताक रहे, मंत्री जी देखो कैसे अंग्रेजी फड़फड़ हाँक रहे। भाषा इकली नहीं किसी की, सारे भारत की है बात। साथ सबका यह नारा हो, भारत आजाद हुआ, भाषा का भी गुजारा हो, हिंदी का भी गुजारा हो। इस प्रकार से मेरी ये कविता हिंदी भारत शान दिल्ली से छपी थी, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उनकी भी कविता छपी थी साथ में। मैं वह कविता भी हिंदी पर जो लिखा था उसे भी मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ। माथे की बिंदी बनी, ध्यान दीजिएगा, माथे की बिंदी बनी हिंदी भारत शान, गरिमा मंडित कोश का जग करता सम्मान, महिमा करता सम्मान, जग करता सम्मान। देव पुरुष साधक बने तुलसी सूर कबीर, देव पुरुष साधक बने सूर कबीर,
हिंदी का रथ ले गए विश्व सिंधु के तीर, हिंदी का रथ ले गए विश्व सिंधु के तीर। एक सूत्र में जोड़ना हिंदी का है काम, बांधे धागा प्रेम का फिरती चारों धाम। भेद मिटाती जाति का और आपसी द्वेष, भेद मिटाती जाति का और आपसी द्वेष, सेवा करती देश का हर लेती जन क्लेश। बाकी किंसुक में कमल है बाकी किंसुक फूल, जन का सूल, अपने सुखद सुगंध से हरती जन का सूल। हिंदी के ही गर्भ में छिपा ज्ञान विज्ञान, तुलसी की ये आत्मा और सूर का प्राण। हिंदी की पहचान है अपना हिंदुस्तान, इसकी सेवा में लगो बढ़े देश का मान, इसकी सेवा में लगो बढ़े देश का मान। हिंदी में लिखते रहो गद्य पद्य और गीत, कहें भास्कर मित्र तुम सत्य साधना मीत, कहें भास्कर मित्र तुम सत्य साधना मीत। तो मित्रों, इस हिंदी दिवस के पश्चात जो मुझे विषय मिला है उस पर मैं चर्चा करूंगा कि हिंदी गद्य और पद्य हिंदी साहित्य की दो विधाएं हैं। हिंदी गद्य और पद्य हिंदी साहित्य की दो विधाएं हैं। हिंदी विकास की यात्रा में दोनों विधाओं की अहम भूमिका होती है। जितना गद्य की है उतना ही पद्य की। देश काल सामाजिक संस्कारों विद्रूपताओं का यथार्थ चित्रण गद्य और पद्य के माध्यम से होता है। गद्य और पद्य दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू के रूप में होते हैं। मनुष्य सृष्टि का श्रेष्ठ और प्रबुद्ध प्राणी है। मनुष्य सृष्टि का श्रेष्ठ और प्रबुद्ध प्राणी है। वह अपने तर्क कल्पना शक्ति के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है। वह कवि है। सच्चा साहित्यकार वही है जो सत्य को निडरता पूर्वक कह देता है। वह सच्चा कवि सच्चा लेखक वही है जो साहित्य को बेबाक शब्दों में वर्णन करता है, जो किसी की चाटुकारिता नहीं करता। साहित्यकार का स्वभाव चिंतन शक्ति साधारण लोगों से विलग होती है। युग के बदलते हुए इस नए परिवेश में ना कोई इसका मूल्यांकन बहुत ही नगण्य होता दिख रहा है। आज किताबों को खरीदकर पढ़ने वाले ना लोग दिख रहे हैं और ना ही किताबें ही उत्कृष्ट लेखन ही हो रहा है। मित्रों, ना पुस्तकों के पाठक रहे ना खरीदार। तो जब किताबें खरीद कर लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो वर्तमान पीढ़ी में बौद्धिक शक्तियों का विकास कैसे होगा? उनमें वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, लेखन प्रवाह इत्यादि कैसे ज्ञान होगा? इसलिए किताबें हमारे बहुत ही परम मित्र और सहयोगी हैं। हमें किताबों का अध्ययन, अनुशीलन और मनन करना चाहिए। हमें किताबें खरीद करके पढ़ना चाहिए। और यही कारण है कि आज के इस मीडिया और दूरदर्शन के युग में, जो दूरदर्शन की चकाचौंध और आत्म प्रशस्ति की आंधी चल रही है, ऐसे में अच्छे लेखकों और कवियों में नैराश्य भाव उमड़ रहा है। आज यही कारण है कि कवियों में नैराश्य भाव, अच्छे कवियों में नैराश्य भाव उपज रहा है। आज तो अधिकतर कवि और लेखक स्वांतः सुखाय के लिए ही लेखन कार्य कर रहे हैं। यहाँ यह कहना अलम ना होगा कि जिस देश में साहित्य और साहित्यकारों का सम्मान न हो, ऐसे देश का बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास न्यून पड़ जाता है। जैसा कि मेरा विषय है कि साहित्यिक यात्रा के विविध आयाम,
यह प्रथम अवसर है कि मुझे अपनी साहित्यिक उपलब्धियों पर कुछ कहने का अधिकार मिला है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि पहले मैं कवि था और फिर कथा और उपन्यासकार। जैसा कि मुझे स्मरण है, मैं उन दिनों हाई स्कूल का छात्र था। यह बात 1975 की ईस्वी की है, जब मेरे पिताजी का साया मेरे सिर से हट गया। उनके भाव में, उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात एक अनाथ जीवन जीने की मुझे जो क्षमता प्रभु ने दी, शायद उसी भावनाओं के उत्प्रेरणा ने मुझे काव्य जीवन की तरफ उन्मुख किया होगा। मेरे बाल अंतर्मन में अचानक ही अपने पिता तात के प्रति जो अस्फुटन और प्रस्फुटित उद्गार उमड़े होंगे, शायद वही मुझे काव्य पथ की तरफ अग्रसित किए होंगे। मैं उस समय कक्षा 10 का विद्यार्थी था। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पहली कविता लिखा था और वह कविता आज तक मेरा पीछा निरंतर करती जाती है। और आज मैं इस परम श्रद्धेय विनय जी के इस कार्यक्रम के नाते मैं आज अपनी उद्गार की पीड़ा को प्रथम बार किसी पटल पर रखने का साहस कर रहा हूँ और काव्य के रूप में मैं उस कविता, उस पंक्तियों को मैं व्यक्त करता हूँ। जो बचपन को भूल चुका है उसमें हरियाली ना होगी, निश्चित ही उसके बचपन में कहीं जगह खाली ना होगी, निश्चित ही उसके बचपन में कहीं जगह खाली ना होगी। पिता तुम्हारे कोमल चरणों की स्मृति मुझको हर साल, किंतु भूल कैसे सकता हूँ बचपन के 9.25 साल, किंतु भूल कैसे सकता हूँ बचपन के 9.25 साल। मैं 9.25 साल उनके सानिध्य, उनकी शरण में रहा और उसके बाद वे मेरा साथ छोड़ करके सदा के लिए ईश्वर प्रिय हो गए। मैं अपने शोध प्रबंध में मैंने डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम के निर्देशन में भारतीय वाङ्मय में उपेक्षा मानवी विषय पर शोध किया, जिसकी मुख्य पृष्ठ पर छपा हुआ है मेरी वो 4 पंक्तियां पिता को समर्पित हैं कि जिनके मन की भाव तरंगे आसमान को छू आती हैं, जिनके मन की भाव तरंगे आसमान को छू आती थी, जिनके अनुशासन की छाहें मेरी सत्य दिशा दात्री थी, जिसने मेरी अंगुली थामी और मुझे चलना सिखलाया, जिसने धरती पर लिख लिख कर वर्णों से परिचय करवाया, सत्यनिष्ठ स्वर्गीय पिता को नमन और वंदन करता हूँ। ममतामयी शारदा माँ के चरणों को चंदन करता हूँ, चरणों को चंदन करता हूँ। मैं उन दिनों मेरे उर्रूपी भूमि में काव्य का जो अंकुरण फूटा था, वह महज बाल मन का एक प्रवेग था। वह केवल बाल मन का एक प्रवेग था। वह काव्य चिंतन गतिशील होते हुए भी अवधिहीन था। कागजों पर लिखी मेरी बाल कविताएं उसी भांत खोती चली गई, जिस प्रकार से कि कोई अध्यापक श्याम पट पर लिखता जाता है और पीछे आगे लिखता जाता है और पीछे से मिटाता जाता है। मुझे पूरा स्मरण है कि मेरी आंखों के समक्ष ही मेरे छोटे भाइयों ने मेरे कागज पे लिखे हुए चंद्र कविताओं को जहाज बना करके उसे आकाश में उड़ाया था और मैं उसे देखा। शायद तब मुझे ना सहेजने का उतना ज्ञान था, ना यह जानता था कि भविष्य में मुझे कविता के क्षेत्र में ही अग्रसर होना होगा। वही मेरी राह होगी। वर्ष 1975 की बात है। वर्ष 1976 में मैं 11वीं कक्षा में था। उन दिनों अलाव के समक्ष बैठ करके किस्से कहानियाँ सुनने का सौभाग्य मिला करता था।
मेरी बूढ़ी दादी और तरह बुजुर्ग लोग अलाव के समीप बैठकर रात को किस्सा कहानियाँ सुनाते थे। तो उन चीज़ों के उन्हें सुनने के बाद मैं चाव से सुनता और शायद वही किस्सा कहानियों का भाव मेरी प्रबल भावनाओं को उद्वेलित करते हुए मुझे लेखन की धर्मिता की दिशा में अग्रसर किया होगा और मैं कहानी लिखना शुरू किया। मैं उन दिनों कक्षा 11 का विद्यार्थी था जब मेरी 20 कहानियों का संकलन तैयार हुआ। दुख की बात तो ये थी कि उन 20 कहानियों का संकलन जब मैं इंटरमीडिएट में था तभी मैं लिखा था। उस 20 कहानियों को बम्बई में रहने वाले मेरे परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इन कहानियों को छपवा दूंगा और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ये मेरी कहानियाँ छप जाएंगी, जिन्हें मैं उन्हें छपने के लिए दिया था। लेकिन वह कुछ दिन बाद उन्होंने बताया कि ये कहानियाँ तो वह पुस्तक तो आपकी मुझसे खो गई। कितने दुख का विषय था। मुझे अत्यंत शोक हुआ था उस दिन जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेरी कहानी की पुस्तक, जिसे मैं बाल श्रम में लिखा था, वह कहानी की पुस्तक समाप्त हो गई। इस प्रकार से मेरी साहित्यिक यात्रा के प्रथम सोपान खेल खेल में ही गुजरे और द्वितीय सोपान उन दिनों में गाजियाबाद में था जहां साहित्य का सुंदर वातावरण था। वह समय 1983 का था जब मेरी भेंट हिंदी गज़ल के महान सम्राट डॉक्टर कुंवर बेचैन से हुई। चेतन आनंद, सोमेश्वरी आदि लोग मंचों पर मेरे साथ हुआ करते थे और उन दिनों वहाँ दिल्ली रेडियो स्टेशन, आकाशवाणी और तरह के मंचों पर मुझे बहुत सारा जाने आने का समय मिला और कभी मंचों पर जाने का अवसर मिला। मुझे वह रात याद आती है जब एक मंच पर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गोपाल दास नीरज भी थे। उन्होंने गोपाल दास जी ये मदिरा से दुख थे। मैंने उन्हें देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि व्यक्ति जो है जब कवि का सब कुछ छिन जाता है तो वह किसी और की बाह थामने के लिए विवश हो जाता है। संभवतः यही रहा होगा कि गोपाल दास नीरज प्रायः ही मंचों पर बिना मदिरा पान के नहीं जाया करते थे। इस तरह से गाजियाबाद में ही मेरी दो पुस्तकें छपी। स्वर सागर और दूसरा गीत संकलन अनगूंज काव्य संकलन था, जिसकी भूमिका महा आदरणीय कुंवर बेचैन ने लिखा कि पहले पहले बादलों की पहली पहली बरसात। इस प्रकार से अनगूंज में मेरी जो कविता छपी थी उसे मैं यहाँ सुनाता हूँ कि दर्द देखा फूल में भाग की पगडंडी पर चलते देखा। दर्द देखा फूल में भाग की पगडंडी पर चलते देखा। उम्र भर विश्वास जग को दिलाने खामोश जलते देखा। हर सबक पाया तुम्हारे स्कूल में, हर सबक पाया तुम्हारे सूल में। दर्द देखा फूल में विश्वास जग को दिलाने खामोश जलते देखा। विश्वास जग को दिलाने खामोश जलते देखा। हर सबक पाया थे सूल में। विश्वास जग को दिलाने जलते देखा। हर सबक पाया तुम्हारे सूल में। दर्द देखा फूल में अर्थी के साथ मुस्कुराते तुमको
सखी साथी छूट गए साथ जाते तुमको, द्रष्टव्य किया था तुमको मौत के कूल में, दर्द देखा फूल में, दर्द देखा फूल में। आशा उत्साह पर चलते देखा, बालकों को पैरों से मलते देखा, बालकों को पैरों से मलते देखा, मिलते हुए धूल में, दर्द देखा फूल में, दर्द देखा फूल में। काव्य जीवन का तृतीय सोपान जनपद जौनपुर से प्रारंभ हुआ और जनपद जौनपुर गाजियाबाद से जब मैं वापस 1992 ईस्वी में एक श्री शिव संस्कृत महाविद्यालय बटेश्वर नाथ बरईपार में आया तो मुझे यहाँ के साहित्यकारों को खोजना प्रारंभ किया तो मुझे काव्य जीवन के तृतीय सोपान में डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम मिले। लोगों ने बताया कि छेम जी हिंदी के दूरदर्श प्रशस्त विद्वान हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए जौनपुर गया, जिनकी छाया में रह करके मैंने भारतीय वाङ्मय में उपेक्षिता मांडवी विषय पर रिसर्च किया, शोध कार्य किया। मैं 4 पंक्तियां आदरणीय गुरु श्रीपाल सिंह छेम साहित्य वाचस्पति श्रीपाल सिंह छेम जी को समर्पित करता हूँ कि प्रथम प्रणाम गुरु चरणों में बार बार। ध्यान दीजिएगा, ये 4 पंक्तियां काव्य के रूप में मैं अपने आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम के लिए लिखा कि प्रथम प्रणाम गुरु चरणों में बार बार, गुरु की कृपा से अज्ञानी सिंधु तरता, अर्णवल प्रकाश ज्ञान मान को बढ़ाने वाले, गहन तिमिर को प्रकाश पुंज करता, अल्प ज्ञान छंद बंद कल्पना सुमाल लिए, अर्चना का तीव्र वेग शिष्य में उभरता, अल्प ज्ञान छंद बंद कल्पना सुमाल लिए, अर्चना का तीव्र वेग शिष्य में उभरता। इस प्रकार 2 पंक्तियां हैं उनके लिए कि देखता हूँ जहाँ वहाँ देखता हूँ जहाँ वहाँ रात किसी कालिमा है, मेरे पूज्य गुरु ज्ञान दीप तो जलाइए, डूब रहा मन अभिमान की कलुषता में, कैसे पार होऊं कोई राह तो दिखाइए, आस्था में डूबी हुई आज शिष्य भावना को, साधना की ज्योति भरने को गुरु आइए। तो ये 4 पंक्तियां हैं डॉक्टर साहित्य वाचस्पति डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम के लिए समर्पित। ये पंक्तियां मैं कविता के क्षेत्र में जो ये काव्य यात्रा के चतुर्थ सोपान में मेरी एक हिंदी पुस्तक छपी जिसका नाम था द्वाभा। मैं उस द्वाभा से ली गई एक कविता, जो द्वाभा में मेरी काव्य कृति छपी थी, कविता छपी थी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। को जातना इनका ठीक से कविता सुनिए, ध्यान दीजिएगा कि प्यासा बहुत है शीर्षक है कविता का, जो मेरे द्वाभा पुस्तक में छपी थी। बीत न जाए फिर से सावन त्रिषित नयन में प्यास बहुत है, बीत न जाए फिर से सावन त्रिषित नयन में प्यास, तुम स्मृति का एहसास बहुत है, स्मृति का एहसास बहुत है, तुम मौसम के साथ खो गए स्मृति का लेकर संचित बल, मंजुल मन की भाव भूमि पर आए अगणित बरसे बादल, चकोर के बिछड़े मन में पुनर्मिलन की आस बहुत है, बीत जाए फिर से सावन त्रिषित नयन में प्यास बहुत है, स्मृतियों नयन उगते निर्जन मतवाली रातों में, फिर सपनों की शेष सजा के निर्मल हाथों में, पिया तुम्हारी स्मृत बस्ती, पिया तुम्हारी स्मृत बस्ती अंतर मन के पास बहुत है,
बीत जाए फिर से सावन, बीत जाए फिर से सावन, त्रिषित नयन में प्यास बहुत है। तुम बिन कभी न बरसी मन पर सावन की रिमझिमी फुहारें, तुम बिन कभी न बरसी मन पर सावन की रिमझिमी फुहारें। बिहबल दादुर का मंतर सा रात हो रही क्षुब्ध सितारे, नहीं दिखते टिम टिम करते जुगनू के मंत्रास बहुत है। बीत जाए फिर से सावन, त्रिषित नयन में प्यास बहुत है। फिर से खिली कलियां गांव गली है सूना उब्बन, सूना उब्बन आंखों सा अंगार दहक रहा है बरसा तेरा अंतः दर्पण। प्रेम घटा बनकर बरसोगी अभिलाष बहुत है। बीत जाए फिर से त्रिषित नयन, त्रिषित हमारी साहित्यिक यात्रा के चतुर्थ और पंचम सोपान में 1916 ईस्वी में चांद उतरा है मेरे आंगन गजल का संकलन छपा। और इस गजल मुझे साहित्य के क्षेत्र और साहित्य की दुनिया में काफ़ी सम्मान प्रदान किया। हिंदी दिवस है, इसलिए मैं आज शुद्ध हिंदी में और कुछ मुक्तक जो चांद उतरा है मेरे आंगन में प्रकाशित हुई, वह आप सबके पास है भी, तो मैं उसे यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। एक मुक्तक देखिए। हाय मौसम ने बदले हैं कुछ तेवर ऐसे, हाय मौसम ने बदले हैं कुछ तेवर ऐसे। नेट का कनेक्शन कट जाने की वजह से, कमज़ोर होने से शायद आप तक मेरी आवाज़ न पहुंची हो, रोक लो। मैं अपने एक गज़ल संकलन के संदर्भ में आपको बता रहा था कि वर्ष 2016 में चांद उतरा मेरे आंगन गज़ल संकलन छपा, जिसकी एक मुक्तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसमें जो टंकित है, हाय मौसम ने बदले हैं कुछ तेवर ऐसे, अब तो छलते हैं उजालों का कलेवर जैसे। अब भरोसा भी करें तो किस पे भास्कर, जब संदूक ने ही लूट लिया जेवर पैसे, जब संदूक ने ही लूट लिया जेवर पैसे। एक और मुक्तक मैं पढ़ूंगा। लम्हे गुजर गए दीदार न हुए, कोशिश तो थी हजार नयन चार न हुए। एक बिरवा हूँ भास्कर तेरे उजड़े चमन का, पतझड़ में तो आए पर बहार न हुए, पतझड़ में तो आए पर बहार न हुए। मैं एक गज़ल सुनाऊंगा जो है उसी जो चांद उतरा मेरे आंगन की ही है गज़ल। ये कभी दरिया कभी तो जल महल लगी, कभी जो है वह जिंदगी को काफ़ी करीब से देखता है, वह दुख और सुख दोनों को देखता है, उसमें तलाशता है कि दुख की आबिद क्या है, सुख की आबिद क्या है। तो मैं गज़ल के माध्यम से यहाँ पर दर्शाना चाहता हूँ कि दुख और सुख क्या है। कि ये कभी दरिया कभी तो जल महल लगी, ऐ जिंदगी मुझको कभी सूखी फसल लगी, ऐ जिंदगी मुझको कभी सूखी फसल लगी। हाल दिल ने सब उन्हें अपना बता दिया, लेकिन उनको वह कहानी भी नकल लगी। हाल दिल ने सब उन्हें अपना बता दिया, लेकिन उनको वह कहानी भी नकल लगी। रात रोई रात भर शायद इसीलिए, रात रोई रात भर शायद इसीलिए, आँख हर गुलाब की मुझको सजल लगी। रात रोई रात भर शायद इसीलिए, आँख हर गुलाब की मुझको सजल लगी। सांस शबशार से लगते ए भास्कर,
ऐ जिंदगी आज तू प्यारी गजल लगी, ऐ जिंदगी आज तू प्यारी गजल लगी, ए कभी दरिया कभी तो जल महल लगी, ऐ जिंदगी मुझको कभी सूखी फसल लगी, ऐ जिंदगी मुझको कभी सूखी फसल लगी। इस प्रकार से चांद उतरा है मेरे आंगन मेरा गज़ल संकलन मुझे बहुत सम्मान दिलाया। 1900 मैं काव्य जगत से धीरे धीरे मैं उपन्यास के क्षेत्र में मेरा आगमन हुआ। काव्य सहचरी कविता से अलग गद्य विधा में अयोध्या का अंतर्द्वंद नाटक जो अभी अप्रकाशित है, मैंने लिखा अयोध्या का अंतर्द्वंद नाटक अभी अप्रकाशित है। वर्ष 2000 ईस्वी में मेरी प्रथम उपन्यास दर्द के चौराहे छपी, जो दिल्ली प्रकाशन से छपी थी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वह बिकी और उसे खूब बिकी और खूब पढ़ी गई। कथा या उपन्यास के माध्यम से लेखक समाज के विलोम और अनुलोम पक्ष को बाखूबी चित्रित कर सकता है। उपन्यास की कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं। नायक दर्द के चौराहे उपन्यास का नायक अनूप है, जो बहुत ही निर्धन परिवार से है। उसका पिता रामदीन खेतीबाड़ी करता है और नौकरी और लोगों के घर जाकर के नौकरी करता है। भीषण शीतलहर का समय है और ऐसे शीतलहर में कई दिन काम पर नहीं जा सका है, तो रामदीन कहता है, दिन प्रतिदिन मजदूरी करके जीवन वृत्त चलाने वाले मजदूरों के घर चूल्हा जलाने हेतु बाह्य कृपा की आवश्यकता होती है, वरना भूख की ज्वाला लिए हुए उस दैवी प्रकोप का सामना करना पड़ता। गरीबों के लिए यह प्रकृति का खुला अन्याय था। प्रकृति भी बड़ों की श्री वृद्धि और गरीबों की श्रीहीनता में सहयोग करती है। तभी तो हवा अंगारे को दहकाती है और क्षीणकाय दीपक को बुझा देती है। यह उपन्यास की कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी। गद्य यात्रा के द्वितीय सोपान में मेरी उपन्यास छपी। आखिर कब तक यह उपन्यास भास्कर प्रकाशन से छपी, जिसका नायक है सुधीर। आखिर कब तक उपन्यास का नायक सुधीर है। नायिका छम्मो है। छम्मो सुधीर से कहती है, मैं कुछ पंक्तियां इस आखिर कब तक की भी सुनाऊंगा। हम दूषित समाज को त्याग करके इतनी दूर चले जाएंगे जहां हमें इसकी घिनौनी छाया तक ना छू सके। वहां हम ऐसे नवीन समाज का निर्माण करेंगे जहां छुआछूत जात पात का बंधन न हो। वहां हमारा परिचय मानवता का होगा। वहां ना तुम छत्री रहोगे ना मैं अछूत कन्या। इस प्रकार से आखिर कब तक उपन्यास पर कविता मिश्रा अपने शोध कार्य में उस उपन्यास को विषय के रूप में रखी हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। गद्य यात्रा के अगले पड़ाव में मेरी लिखी हुई अनेक पुस्तकें जो धनाभाव के कारण अभी छप नहीं पाई हैं, उनका नाम है साक्षी। टाइप होकर के वह पुस्तक जो है टंकित होकर के रखी हुई है। साक्षी उपन्यास, रेत की दीवार, मत्स्यगंधा पौराणिक उपन्यास है। अभिशाप किन्नर पर लिखी हुई उपन्यास है। बिंबिसार ऐतिहासिक उपन्यास पूरी हो चुकी है, वह भी छपने के लिए तैयार है। ये 5 उपन्यास मेरे छपने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अजातशत्रु उपन्यास पर मैं इसमें काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ कथा के लिए मेरी कहानियाँ प्रायः ही दैनिक जागरण में, अमर उजाला पत्रों में निकलती रहती हैं।
कहानियों के 3 संकलन मेरे तैयार हैं, जिसका नाम है पूनम की रात, बासी फूल और तीसरा फाइल सरक रही है। ये 3 कहानियों का संकलन छपने के लिए तैयार है। मैं हिंदी दिवस पर आज मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं हिंदी के लिए निरंतर हिंदी के लिए जीता रहूँगा और हिंदी के लिए ही मरूँगा। मैं हिंदी के लिए समर्पित हूँ। हिंदी मेरी माँ है, हिंदी हमारी जननी है। मैं इसके साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के प्रस्तोता आदरणीय विनय त्रिपाठी जी को पुनः धन्यवाद प्रदान करता हूँ। इसके पश्चात हिंदी को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद। खत्म हो गया।